हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिब्यूनल्स। तो ट्रिब्यूनल्स समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि ये होते क्या हैं, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। तो ट्रिब्यूनल्स बेसिकली होते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडीज़। क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ क्या होती हैं? ऐसी बॉडीज़ जो कि नॉन जुडिशियल बॉडीज़ होती हैं। मतलब कि इनके पास पावर तो होती हैं जुडिशरी की, बट ये होती नॉन जुडिशियल बॉडी ही हैं। ये लॉज इंटरप्रेट कर सकती हैं, ठीक है। बट ये जो क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, एक ऐसी बॉडी होती है जैसे कि एक ट्रिब्यूनल बोर्ड हो गया या फिर कोई आर्बिट्रेशन पैनल हो गया, जो कि एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी होती है। साथ ही साथ एक कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई प्राइवेट प्राइवेट लॉ एंटिटी भी हो सकती है कोई। तो ये क्या करते हैं, बेसिकली इनको कुछ अथॉरिटी दी जाती है और ये ऐसे प्रोसीजर, सिमिलर प्रोसीजर ही फॉलो करते हैं जैसे कि कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोसीजर फॉलो करते हैं या फिर कोई जज फॉलो करते हैं, जो भी प्रोसीजर्स, तो वही सेम अथॉरिटी और प्रोसीजर्स ये लोग फॉलो करते हैं। ताकि जो भी आप कोई भी केस आता है इनके पास या फिर कोई भी इशू आ जाता है, तो उसमें जो भी फैक्ट्स हैं उनको मद्देनज़र रख के फिर अपने जो डिसीजंस है वो सुना पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लीगल राइट्स होते हैं, ऑब्लिगेशंस होते हैं या प्रिविलेजेस होते हैं इन पर्टिकुलर पर्सन्स के, ये अफेक्ट किए जा सकते हैं इन एक्ट्स से, ठीक है। क्योंकि इनके पास इतनी पावर होती है कि कोई भी सिचुएशन को या कोई भी इस तरीके के प्रॉब्लम्स आती है तो उनको करेक्ट कर पाएँ या उन पर डिसीजन दे पाएँ, ठीक है। उन पर लीगल सैंक्शन दे सकते हैं, ये तो इतनी पावर होती है। तो क्वासी जुडिशियल बॉडी बेसिकली कोर्ट ऑफ लॉ या जज के ही पावर्स और प्रोसीजर इनको दिए जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ में डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। कुछ एरियाज़ हैं इनके, कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ रहते हैं जिनमें ये डिसीजन ले पाते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडी भी, ठीक है। तो इनका पर्पस बेसिकली यही होता है कि जैसे बहुत सारे केसेस पेंडिंग रहते हैं, तो उसके लिए आपको ऐसे क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ जाते हैं ताकि स्पीडीली यहाँ पर प्रोसेस जो है वो चले। तो ट्रिब्यूनल्स टॉपिक जो है वो इसी का पार्ट है। तो ट्रिब्यूनल एक क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव या टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स रहते हैं उनको जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जा सके। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस टैक्स रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स रहते हैं उनके रेजोल्यूशन के लिए ये ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं। और ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, फिर जो भी कंटेस्टिंग पार्टीज़ हैं, मान लो दो पार्टीज़ हैं, उनके बीच में लड़ाई चल रही है किसी भी बात के लिए, तो उनके राइट्स एक दूसरे को बताना, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना या फिर कोई एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है उसको रिव्यू करना, तो ये सारे काम रहते हैं अभी ट्रिब्यूनल के। अब ये जो टर्म है ट्रिब्यूनल, इसका क्या मतलब है? तो इस टर्म का भी मतलब हम लोग एक बार जान लेते हैं। ये जो ट्रिब्यूनल वर्ड है ये बेसिकली ट्रिब्यून्स से डिराइव हुआ है। ट्रिब्यून्स एक शब्द होता है, उससे ये आया है। और ट्रिब्यून्स का मतलब होता है मैजिस्ट्रेट्स ऑफ द क्लासिकल रोमन रिपब्लिक। मैजिस्ट्रेट्स ऑफ द क्लासिकल रोमन रिपब्लिक, ठीक है। तो ये होता क्या है, ट्रिब्यूनल जो है बेसिकली ऑफिस ऑफ द ट्रिब्यून्स इसको कहते हैं। क्या होता था कि रोमन ऑफिशियल होता है, मोनार्की के अंडर या फिर कोई भी रिपब्लिक के अंडर एक रोमन ऑफिशियल होगा, ठीक है। और उसका फंक्शन ये होगा, उसका काम ये होगा कि हम सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर कोई एरिस्टोक्रेट मजिस्ट्रेट कोई भी आर्बिट्रेरी एक्शन ले लेता है तो उसके लिए हम सिटीजन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो एक जो ट्रिब्यूनल होता है वो कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसके पास जज की अथॉरिटी हो, एडजुडिकेट करने की, किसी चीज़ में डिसीजन लेने की अथॉरिटी हो, या कोई क्लेम्स या डिस्प्यूट्स को डिटरमाइन करने की अथॉरिटी हो, चाहे उसमें उसके टाइटल में या उसके नाम में ट्रिब्यूनल आता हो या ना आता हो, पर उसको ट्रिब्यूनल ही कहा जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। अब ट्रिब्यूनल का क्या फ़ायदा है या इसकी नीड क्यों अराइज हुई हमें विद टाइम? तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि ऐसी सिचुएशन देखो आती हैं जिसमें बहुत सारे केसेस पेंडिंग हो जाते हैं कोर्ट्स में। तो डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल्स होते हैं, फिर बहुत सारे अलग और भी ट्रिब्यूनल्स होते हैं, तो उनको अलग अलग स्टैट्यूट्स के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है, या फिर पार्लियामेंट की कोई एक्ट्स के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो ये स्टैट्यूट्स के द्वारा इस्टेब्लिश किए जाते हैं और इसी वजह से इनको कहते हैं ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। तो ये ट्रिब्यूनल्स जो हैं बेसिकली कोर्ट के वर्कलोड को ही कम करने के लिए इस्टेब्लिश किए जाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी डिसीजन लिया जाए और एक फोरम भी प्रोवाइड कर दिया जाए जिसमें लॉयर्स हों या एक्सपर्ट्स हों, जो भी एरियाज़ ट्रिब्यूनल के जुरिस्डिक्शन के अंडर आते हैं उन्हीं एरियाज़ के एक्सपर्टीज़ वहाँ पर मौजूद हो,
ठीक है, एक्सपर्ट्स वहाँ पर मौजूद है। तो ट्रिब्यूनल्स जो है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट और स्पेशलाइज्ड रोल प्ले करते हैं जस्टिस मैकेनिज़्म में, और जितना भी ओवर बर्डन कोर्ट्स हैं उनका भी लोड अपने ऊपर लेते हैं, डिस्प्यूट्स भी सुनते हैं, जितने भी एनवायरनमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट हो गए मान लो, ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं इनके अंडर। एनवायरनमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट हो गए या आर्म्ड फोर्सेस हो गए, ठीक है, फिर टैक्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हो गए, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके ट्रिब्यूनल्स के अंडर ही आ जाती हैं। आगे थोड़ा सा और बात कर लेंगे, जैसे एक्ट्स वगैरह पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम लोग देख लेंगे कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ट्रिब्यूनल्स के अंडर। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें, मतलब जैसे आप कोर्ट में जाते तो कोर्ट की ज़रूरत ही ख़त्म हो गई ट्रिब्यूनल्स, ऐसा नहीं है। कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ ही हैं, जैसे कम बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो जाते हैं ना केसेस कुछ पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे एनवायरनमेंट रिलेटेड, आर्म्ड फोर्सेस, टैक्स या इस तरीके के, तो उन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ वगैरह, तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए ना फिर ट्रिब्यूनल्स बना दिए जाते हैं कि कोर्ट का भी काम थोड़ा सा कम हो जाएगा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो कोर्ट को देख लेने दो, ठीक है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पर जा सकते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ट्रिब्यूनल्स, दिस इज़ पार्ट ऑफ मेंस इन 300 टॉपिक्स, ठीक है। अब सिंस ये मेंस का पार्ट है, पीएसआई और ऑप्शनल में भी जहाँ जहाँ ट्रिब्यूनल्स रहेगा वहाँ के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है, और पॉलिटी इनफैक्ट मेंस की पॉलिटी में जहाँ जहाँ भी ये टॉपिक रहेगा सबके लिए यही टॉपिक चलेगा आपका ट्रिब्यूनल्स। इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे कहाँ से आया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखेंगे रिलेटेड क्या है ट्रिब्यूनल्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ट्रिब्यूनल्स के, सिग्निफिकेंस क्या है ट्रिब्यूनल्स का, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है ये पूरा टॉपिक, इश्यूज़ क्या है ट्रिब्यूनल्स के, फिर उसके बाद कैसे हम अब इश्यूज़ पढ़ लिए तो क्या स्टेप लेने चाहिए कि ट्रिब्यूनल्स को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, फिर वे फॉरवर्ड एंड देन कंक्लूड कर देंगे हम इसको। तो ये पूरा टॉपिक रहेगा हम ट्रिब्यूनल्स में जो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एंड अब हम लोग मेंस इन 300 टॉपिक्स में जितने भी करंट अफेयर रिलेटेड या जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब हम पढ़ते हैं, जो हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं मेंस में भी। दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisize.in। इस वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको स्पेशल कोर्सेज में मेंस इन 300 टॉपिक्स मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको टॉपिक लिस्ट चाहिए ना, तो यहाँ पर टॉपिक लिस्ट पे आप क्लिक करोगे, जो भी आपको टॉपिक लिस्ट चाहिए वो सारे आपको मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ दोनों इसमें पढ़ाई जाएंगे, और दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ से आप पढ़ लेना। टॉपिक लिस्ट ये है पूरी पॉलिटी के अंडर, ये सारे एरियाज़ में से देखो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, तो ऑलमोस्ट हर साल ही यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, यही टॉपिक लिस्ट है, आपको प्रिपेयर करके जानी पड़ेगी। और जो इसमें फर्दर सब डिवीज़न है टॉपिक्स का, वो तो करंट अफेयर्स के साथ साथ होते रहते हैं, साथ में ऐड ऑन होते रहते हैं, बट ये आपकी मेन टॉपिक लिस्ट है जो आपको पढ़ के जानी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रिब्यूनल्स भी यहाँ पर मेंशन किया गया है इन 4th लाइन। अब थोड़ा हम लोग कंटेंट देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या मेंशन है। तो ट्रिब्यूनल्स वही सेम चीज़ यहाँ पर बताई गई है, क्वासी जुडिशल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बेसिकली आपके गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किए जाते हैं, इस्टेब्लिश किए गए हैं, ताकि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उसको जल्दी कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में सुलझा लिया जाए, ठीक है, सेटल कर लो आपस में। तो ये एक ऑब्जेक्टिव के साथ ही इस्टेब्लिश किए जाते हैं ताकि जुडिशरी का केस लोड जो है वो भी कम किया जा सके, सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ भी आए इसमें टेक्निकल मैटर्स में। तो ऐसा नहीं है कि जज बैठते हैं यहाँ पर जो कि अपने एक्सपर्ट, जैसे एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो भी एक्सपर्ट्स रहेंगे उनको बिठा दिया जाता है, जो एनवायरमेंटलिस्ट होंगे कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स आज तक इस्टेब्लिश किए हैं, जैसे कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, सिक्योरिटीज़ एपेलेट ट्रिब्यूनल है, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल है। तो जैसे रिवर डिस्प्यूट्स वगैरह हो जाते हैं उनके लिए भी अलग अलग ट्रिब्यूनल्स आते हैं, है ना, इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट्स आ जाते हैं उसके लिए अलग ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है कि आपस में भाई जल्दी आपके मामलों को सुलझाओ, उसी चीज़ के लिए। तो बैकग्राउंड इसका यही है कि देखो ट्रिब्यूनल्स जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई प्रोविज़न नहीं दिया हुआ ट्रिब्यूनल्स का, ये बेसिकली 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था, ठीक है। तो बाद में स्वरण सिंह कमेटी आई थी जिसने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के इस्टेब्लिशमेंट की बात की थी कि अगर आपको अपना एजुकेटिव सिस्टम जो है जिसमें डिसीजन मेकिंग जो सिस्टम है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ट्रिब्यूनल्स लाने चाहिए अगर हमें जल्दी स्पीडीली केसेस को रिजॉल्व करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में अगेन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ये ट्रिब्यूनल्स को लाया गया था, विच इज़ अंडर पार्ट 14A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। अब यहाँ पर ना दो आर्टिकल आते हैं, एक आता है आर्टिकल 323A, दूसरा आता है आर्टिकल 323B।
आर्टिकल 323A जो है ये बेसिकली डील करता है जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स रहते हैं। तो ये पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को इस्टेब्लिश करें। ठीक है, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताती हूँ। जैसे अभी इस्टेब्लिश हो गया, यहाँ पर 323B क्या होता है, ये पार्लियामेंट साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेचर को भी ये पावर देता है कि ट्रिब्यूनल्स को इस्टेब्लिश किया जाए ताकि जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनका रेजोल्यूशन हो पाए, जैसे कि टैक्सेशन है, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लैंड रिफॉर्म्स, फूड स्टफ, देन इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर वगैरह, इन सब चीज़ों में ये रेजोल्यूशन हो जाए। तो आर्टिकल 323B में बेसिकली दोनों ही लोगों को, पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों लोगों को ये ऑथराइज़ किया जाता है कि आप ये ट्रिब्यूनल इन सब चीज़ों के लिए बना सकते हो। तो इसमें टैक्स वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, रेंट टेनेंसी राइट्स वगैरह भी जैसे है ना, ये सब भी आ जाती है। कोई अर्बन प्रॉपर्टी है उस पर सीलिंग हो गई, वो सब भी आ जाती है। फॉरेन एक्सचेंज हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की प्रॉब्लम आ गई, है ना, तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। अब ये दोनों जो आर्टिकल्स है ना, इसका मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे मान लो आर्टिकल 323A है, तो ये तो बेसिकली जितने भी पब्लिक सर्विस मैटर्स होते हैं ना, पब्लिक सर्विस मैटर्स, उसके लिए ये बनाया गया था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक सर्विस मैटर के लिए। जबकि आर्टिकल 323B मैंने आपको बताई दिया कि ये सारे इस तरीके के इश्यूज़ हैं इन सब के लिए, तो जितने भी अदर मैटर्स हो जाते हैं, ठीक है, उनके लिए ये बनाया गया था। अब आर्टिकल 323A अगेन ये सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा ही इस्टेब्लिश किया जा सकता है, जबकि आर्टिकल 323B पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 323A इसमें क्या है कि सिर्फ एक ट्रिब्यूनल सेंटर के लिए, या फिर कोई भी एक ट्रिब्यूनल स्टेट के लिए, या फिर दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए इस्टेब्लिश किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर हायरार्की नहीं रहती, कोई भी नो हायरार्की। ठीक है, तो हायरार्की नहीं रहती यहाँ पर ट्रिब्यूनल्स की, जबकि आर्टिकल 323B के अंडर यहाँ पर हायरार्की ऑफ ट्रिब्यूनल्स फॉलो की जाएंगी, तो यहाँ पर की जा सकती है। ठीक है, हायरार्की ऑफ ट्रिब्यूनल्स मे बी क्रिएटेड। ओके, अब यहाँ पर ना एक और आर्टिकल आता है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, आर्टिकल 262। ये जो आर्टिकल है बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोवाइड करता है कि जैसे कि कुछ इश्यूज़ होते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंटरस्टेट रिवर्स के रिलेटेड कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स आएंगे, उसके अराउंड कोई भी कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं जो कि स्टेट, अलग अलग स्टेट्स या फिर रीजनल गवर्नमेंट्स के बीच में ये डिस्प्यूट्स आ जाते हैं ना, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट है। तो इन सब का जो कन्फ्लिक्ट है उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल रहेगा इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में, एजुकेट करने में। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट रोल में आ जाती है। नेक्स्ट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ट्रिब्यूनल्स के। तो बहुत सारे अलग अलग ट्रिब्यूनल्स हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी है, जैसे आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल है, कैट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया। ठीक है, ऐसे इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल हो गया। इन सब के कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो एक स्टैट्यूट के द्वारा क्रिएट होता है। तो ट्रिब्यूनल जो है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा किए जाते हैं। एक स्टैट्यूट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्रिएट किया जाता है। अब जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये क्वासी जुडिशरी जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। ओके, तो इनका काम यही है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है उसके पास जुडिशियल पावर रहती है स्टेट की, इसी वजह से वो क्वासी जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज़ कि ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करते हैं। ठीक है, क्योंकि जुडिशली एक्ट करना है इनको, इसी वजह से दे आर बाउंड टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू एक्ट इन एन ओपन, फेयर एंड इम्पार्शल मैनर में ये एक्ट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो कोई भी स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ प्रोसीजर या कोई भी एविडेंस के द्वारा ऐसे बाउंड नहीं है जो कि सिविल प्रोसीजर कोड के द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। ठीक है, तो अब है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रिब्यूनल्स कभी भी आते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है। तो इनमें यह है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कोर्ट्स का वर्कलोड कम करेंगे। तो ट्रिब्यूनल जो है उनका काम ही यही है कि जितने भी केसेस आते हैं उनको फटाफट से आपको ख़त्म करना है केसेस को, तो जल्दी से जल्दी उनका डिसीजन लेना है और केसेस को क्लोज़ करना है, वो ही उनका काम है। तो जब से ये ट्रिब्यूनल्स आए हैं उसने कोर्ट्स का वर्कलोड तो कम किया ही है, इसी वजह से ये मोर एफिशिएंटली कोर्ट्स को काम करने देते हैं।
सेकंड है सिग्निफिकेंस क्या है, एक्सपर्ट ओपिनियन रहता है इसमें। तो ट्रिब्यूनल्स का जो कॉम्पोजिशन है वो सिर्फ जजेस और लॉयर्स को इंक्लूड नहीं करता, बल्कि और अलग अलग फील्ड्स के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इसमें आके डिसीजन देते हैं, ठीक है, जिससे क्वालिटी जस्टिस भी प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट इज़ फ्लेक्सिबल अप्रोच। ट्रिब्यूनल जो है कोई भी स्ट्रिक्ट रूल्स और प्रोसीजर तो है नहीं यहाँ पर, या फिर कोई एविडेंस लाना चाहिए आपको सिविल प्रोसीजर कोड के द्वारा, ठीक है। तो ऐसे कुछ प्रोसीजर तो प्रिस्क्राइब नहीं किए गए हैं, जिससे क्या होता है कि ये लोग डिस्प्यूट्स को अच्छे से और फ्लेक्सिबल मैनर में टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ज़्यादा असेसिबल है ये, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्ट्स में क्या प्रॉब्लम आती है, यार बहुत झंझट है, बहुत धीरे धीरे काम होगा, बहुत धीरे धीरे केस पता नहीं कितने सालों लटका रहेगा, 10-15 साल चलेगा, फिर बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ेगा हमें, अभी लॉयर की फ़ीस देनी है, फलानी फ़ीस देनी है, एक्सपेंसिव है लिटिगेशन। तो ट्रिब्यूनल्स क्या है, वो बहुत कम टाइम लेते हैं केसेस को सॉल्व करने में, इसी वजह से ज़्यादा असेसिबल भी है। फिर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस हो सकता है, क्योंकि सिंस इनका जो सेटअप है वो बहुत ही फॉर्मल नहीं है, बहुत ही लेस फॉर्मल है। और जैसे ऑर्डिनरी कोर्ट्स में तो अगर आपको कोर्ट सेटअप करना है उसमें बहुत ही ज़्यादा बखेड़ा है वो तो बट ये जो ट्रिब्यूनल्स का सेटअप है बहुत ही लेस फॉर्मल है, इसी वजह से ये केसेस को बहुत ही शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। इसी वजह से ये ट्रिब्यूनल्स इंश्योर भी करते हैं कि इनएक्सपेंसिव और इफ़ेक्टिव जस्टिस जो है वो अग्रीव पार्टी को मिल पाए। इश्यूज़ क्या रहते हैं अब ट्रिब्यूनल्स के साथ, तो इशू ये रहता है, सबसे पहली चीज़ तो है कि आपका वैकेंसी का इशू रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये नोट किया है कि यहाँ पर बहुत सारे पेंडिंग वेकेंट पोजीशंस हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए या जुडिशियल मेंबर्स के लिए, टेक्निकल मेंबर्स के लिए, जिसकी वजह से अभी ट्रिब्यूनल्स जो है वो काम नहीं कर पा रही हैं, ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं, वैकेंसीज़ फिल नहीं हो पा रही हैं। डिनायल ऑफ जस्टिस, अब देखो कुछ ट्रिब्यूनल्स जो है ना वो काम कर ही नहीं रही हैं, तो वो काम में है ही बेसिकली, निष्क्रिय होना कहते हैं जिसको, डिफंक्ट है। और हाई कोर्ट्स के पास भी उन एरिया, जो एरिया मान लो ट्रिब्यूनल को बोला है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है इनकम टैक्स से रिलेटेड या टैक्सेशन से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो आपके अंडर आएंगी। अब टैक्सेशन से रिलेटेड अगर ट्रिब्यूनल्स के अंडर आ गई तो हाई कोर्ट के अंडर नहीं आ रही है वो, तो हाई कोर्ट के पास कोई ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है उन एरियाज़ ऑफ लॉ के लिए जो कि ट्रिब्यूनल्स के पास है। तो इसी वजह से अब ट्रिब्यूनल्स काम नहीं कर रहे, हाई कोर्ट के पास वो पावर नहीं है, तो फिर लिटिगेंट्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता ना कि भैया जस्टिस लें तो ले कहाँ से। अब नॉन यूनिफॉर्म सेटअप, अलग अलग ट्रिब्यूनल्स हैं, अलग अलग इनैक्टमेंट्स के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं और अलग अलग नोडल मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा एडमिनिस्टर करी जाते हैं। तो उनका क्या है, अलग अलग सर्विस कंडीशन भी है और अलग अलग टेन्योर भी रहेंगे। कोई किसी भी टाइम पे सेटअप हुआ है, कोई ट्रिब्यूनल किसी टाइम पे सेटअप हुआ है, अलग अलग टेन्योर रहेंगे, सर्विस कंडीशन अलग रहेगी, चीज़ें अलग हैं, लोग अलग हैं, मिनिस्ट्रीज़ अलग आ जाती हैं, है ना। टैक्सेशन जो देखेगा, एनवायरनमेंट जो देखेगा और रिवर डिस्प्यूट जो देखेगा, अलग अलग होगा ना सबका हिसाब। तो यहाँ पर क्या है कि एक नॉन यूनिफॉर्मिटी और कन्फ्यूजन का इशू यहाँ पर आता है। नेक्स्ट है कि प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को वायलेट करता है। बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स बनते जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि जुडिशियल पावर जो है वो धीरे धीरे जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफ़र होती जा रही है, जिसकी वजह से ये जो प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ पावर का वो भी वायलेट हो रहा है। नेक्स्ट है बायसनेस एंड इम्पार्शलिटी। अब आज के टाइम में ऑब्वियसली जब ट्रिब्यूनल्स जो है वो एक डिपार्टमेंट्स का ही एक एक्सटेंडेड आर्म की तरह काम कर रही हैं, जिसमें बहुत सारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स आ गए हैं, जजेस इसमें बहुत कम हो गए हैं, तो इससे क्या है, इसमें ट्रिब्यूनल्स पे ना थोड़ा सा ट्रिब्यूनल पर डाउट्स रेज होते हैं कि कितना अनबायस्ड है ये ट्रिब्यूनल या कितना इम्पार्शल कैरेक्टर है ट्रिब्यूनल्स का। अब सिंस बहुत सारे इश्यूज तो हैं, पर इसमें स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं ट्रिब्यूनल्स को इम्प्रूव करने के लिए। पहला स्टेप है फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी। तो सबसे पहले तो आपको वैकेंसीज़ ही भरनी पड़ेंगी, तो जो भी अभी वैकेंट पोजीशंस हैं, पेंडिंग हैं, कि लोग ही नहीं हैं जो केसेस रिजॉल्व कर पाए या सुन पाए, तो उन वैकेंसीज़ को भरना पड़ेगा ऑन अर्जेंट बेसिस, ताकि जो भी पेंडिंग केसेस हैं ट्रिब्यूनल्स में वो कम हो सके। इंश्योरिंग इंडिपेंडेंस, ट्रिब्यूनल्स जो है उनको इंडिपेंडेंटली काम करने देना चाहिए, कोई भी इंटरफेरेंस एग्जीक्यूटिव की तरफ से नहीं आनी चाहिए। नो रीअपॉइंटमेंट्स, अगर आप रीअपॉइंटमेंट जो है ट्रिब्यूनल मेंबर्स के वो बंद कर देंगे तो उससे क्या होगा कि लोग जो हैं केसेस को अनबायस्ड और इम्पार्शल मैनर में डील करना शुरू कर देंगे। वे फॉरवर्ड इसका यही है, देखो एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडी की सेटिंग अप का बात की थी कि हम लोग नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन लेके आते हैं। अभी जो नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन है ये एक इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला बॉडी होगी, जिसमें जितने भी ट्रिब्यूनल्स के फंक्शन हैं
जो भी ट्रिब्यूनल जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं, कौन कौन से ट्रिब्यूनल सेटअप किए गए हैं, फंक्शनिंग ऑफ द ट्रिब्यूनल, सारी चीज़ें ये इंडिपेंडेंट बॉडी, एक इंडिपेंडेंट बॉडी ये सुपरवाइज करेगी। तो जितने भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स होती हैं ट्रिब्यूनल्स की, इन सब चीज़ों से डील करने का जो हिसाब किताब रहेगा वो नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन का रहेगा। अब ये ट्रिब्यूनल्स का इंडिपेंडेंस, इम्पार्शियलिटी जो है वो भी इंश्योर की जानी चाहिए। तो इसी वजह से ये जो बॉडी है, नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन, ये जो बॉडी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या फिर पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट के द्वारा इस्टेब्लिश की जाएगी, सेटअप की जाएगी, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर बॉडी को, नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन को, एक लीगल बैकिंग भी मिल जाएगी। तो इसको कंक्लूड करते हुए यही है कि ट्रिब्यूनल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन जुडिशियल लैंडस्केप में। और अगर आप एक सही इंटेंशन के साथ ट्रिब्यूनल्स को रिफॉर्म कर दोगे तो उससे जुडिशियल डिले के बहुत पेंडिंग केसेस रहते हैं, बहुत टाइम तक चीज़ें लटकी रहती हैं, चलती रहती हैं, केस जो है ख़त्म नहीं होते। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और बैकलॉग भी ख़त्म हो जाएगा, जल्दी से जल्दी हमें इंसाफ मिलेगा। ठीक है, जल्द से जल्द जस्टिस मिलेगा, तो अफोर्डेबल भी रहेगा, ये एसेसिबल जस्टिस भी रहेगा सबके लिए, सभी के लिए एक अच्छा सिस्टम क्रिएट हो जाएगा और कोर्ट्स को भी आसानी होगी अपना काम आसानी से करने में। ठीक है, तो यही था आपका ट्रिब्यूनल्स का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।